वजह से, तो वहीं बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस बीच नीलेश जैन साहब को हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नीलेश जी, आईटी पॉकेट की ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर खरीदारी लौटी है, लेकिन समस्या वही है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खरीदारी नज़र आए और उसके बाद फिर लंबे समय तक यहाँ पर एक तरह से हम दबाव भरा माहौल देखते हैं। इन सब के बीच में हालांकि हाल फिलहाल एक लीडरशिप लेने की कोशिश नज़र आई और अच्छी रैली भी आईटी पॉकेट्स ने देखी, लेकिन अब जो है वो ग्लोबल संकेतों पर ख़ास नज़र रखनी होगी और उनका इम्पैक्ट ग्लोबल फेसिंग कंपनियां और ख़ासतौर पे आईटी पर पड़ने वाला है। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? आज टीसीएस 2% ऊपर है, एचसीएल टेक का लगभग 0.25% से की तेज़ी नज़र आ रही है, इन्फोसिस में 1.25% की तेज़ी, टेक महिंद्रा, कोफोज, विप्रो, इन सभी में आज हम तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। देखिए, आईटी स्पेस में लगातार हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन का जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेक हो चुका है। एक गैप डाउन ओपनिंग जो हमने 5 अगस्त को देखी थी, वो गैप एरिया भी फिल हो चुका है। तो निफ्टी आईटी यहाँ से 40,000 और 40,500 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इन्फोसिस एक प्रीफर्ड बेट होगी, जहाँ पे ऊपरी स्तर पर 1845 1860 तक के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देख रहे हैं। 1805 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा एचसीएल टेक का दूसरी प्रीफर्ड बेट हो सकती है, जहां पर लगातार हमें एक मोमेंटम और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है 1650 और 1680 के लेवल्स के लिए। 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे एचसीएल टेक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। अनदर हेवीवेट दैट्स टीसीएस। तो ओवरऑल ये काउंटर भी पॉजिटिव है। 4350 4400 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 4200 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो ओवरऑल निफ्टी की दिग्गज कंपनियों में जिस हिसाब से एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो ये जो मूव है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल हमें नजर आ रहा है और एक हिसाब से मार्केट को एक रिबाउंड होने में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ओवरऑल आईटी स्पेस पे बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। तो आईटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह आपके लिए। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छी तेजी इस वक्त नजर आ रही है। अमूल जी, क्या सलाह होगी आपकी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? जी, आई थिंक स्टॉक ने 830, बट कल के दिन में वापस से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल पे भी काफी दबाव महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है 850 एक रेंज ब्रेकआउट टेक्सचर का ये जो लेवल है वो 850 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अबव 850 अगर स्टॉक रहता है तो आई थिंक मोमेंटम और बढ़ेगा। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द लोअर साइड आई थिंक 800 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। जब तक ये 850 ब्रेक नहीं होता, आई थिंक मुझे लगता है कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 800 और 850 ये रेंज रहने के चांसेस स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर ये सलाह आपके लिए। नीलेश जी, आप एक बार इन्फोएज पर सलाह दीजिए। ये इस स्टॉक में क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले एक हफ्ते में ही 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है और एक बार आपको अगर 6 महीने का चार्ट दिखाएं तो 2000 अंकों की तेज़ी इन्फोएज में आ चुकी है। अभी थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए मौजूदा स्तर पर, और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। और जिसको फ्रेश एंट्री करनी हो उनको क्या सलाह देंगे आप? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अगर आप चार्ट देख पाए तो 2021 अक्टूबर के महीने में स्टॉक ने हाईएस्ट बनाया था लगभग 7,333 का, और वहां से एक गिरावट देखी और उसके साथ साथ एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। और वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उस राउंडिंग बॉटम का जो रेजिस्टेंस जोन है 7,333 का, ठीक उनके आसपास काउंटर पहुंच चुका है। तो आइडियली ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर किसी का नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा और इंतजार करें। 7333 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे
और भी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है 7,600, और हो सकता है काउंटर हमें 7,800 और 8,000 तक की हो जाता हुआ नजर आए। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो स्टॉक में अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ना लेते हुए थोड़ी सी डिप में फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं, या तो भी ब्रेकआउट आ जाने दीजिए, उसके बाद भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में मैं कहूंगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 7,000 के आसपास का, और ये जो मोमेंटम है उसे राइड करके चल सकते हैं। 7,000 के पास का स्टॉप लॉस लगाइए, जिनके पास है वो बने रहें। जिनको खरीदारी करनी है या तो वो थोड़ा गिरावट में खरीदारी करें या फिर थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि 7,300 के पार आपको दिखाई देगा, तब यहाँ पर आप एंट्री कीजिए इन्फो एज में, और जिनके पास है वो इस तेजी को एंजॉय कर सकते हैं। अमोल जी, फार्मा स्टॉक्स में आज शानदार तेजी है, उसमें हम काफ़ी सारे स्टॉक्स चर्चा कर भी चुके हैं। एक बार मार्क्सवाइज फार्मा आप देखिए, ये स्टॉक आज अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। नतीजे आए कंपनी के, और नतीजों के बाद देखिए आज ही करीब 14% की तेजी देखने को मिल रही है, और अभी भी बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है मार्क्सवाइज फार्मा पर। क्या सलाह होगी आपकी? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? जी काफी प्रॉमिसिंग मूव है। आज 14% का अप ट्रेंड आज सुबह से रैली हुआ है। बट एक जो वार्निंग सिग्नल हम बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम भी ये स्टॉक ने 215 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, और वहां से एक बड़ा करेक्शन आया था, काफी शार्प आया था। 215 से जो स्टॉक करेक्ट हुआ था वो 190 तक करेक्ट हो चुका था। तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो मुझे लगता है ये वापस से ये स्टॉक। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है अमोल जी के नेटवर्क में, जिसकी वजह से बेहतर पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी नहीं आ रही है। हम दोबारा उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर इस बीच आपके लिए लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को मंजूरी दी है। आखिर पूरी खबर क्या है? सौमीत सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमीत, बताइए इस खबर के क्या मायने हैं और क्या असर है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दिया है जहां पे वो रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। मोर ओवर ये जो रॉयल्टी है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चार्ज कर सकते हैं कंपनीज पे। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है सारे मेटल कंपनीज के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से लेके कब तक होगा, तो अप्रैल 1 2005 से लेके अब तक का वो पूरा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बट जो पेमेंट होगा ये आगे थोड़ा स्टैगर वे में कर सकते हैं, मतलब आगे के 12 साल में डिवाइड करके वो ये पेमेंट कर सकते हैं मेटल कंपनीज। और स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट उस पर लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है कि कैश फ्लो पे उसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 साल मिलेंगे कंपनीज को पुराना जो टैक्स है उसको रिपे करने के लिए, प्लस उस पर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी भी नहीं लगेगा। तो अभी कौन सी कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है? फिलिप कैपिटल के हिसाब से स्टील कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। टाटा स्टील ने क्लियरली कहा है कि उन पे जो पोटेंशियल लाइबिलिटी है वो करीब 17,300 करोड़ की है, और एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि स्टील कंपनीज पे जो इसका इंपैक्ट होगा वो करीब 2 to 6% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो सकता है। एल्यूमिनियम कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंपैक्ट मिनिमल है, 1 to 2% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंपैक्ट एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट हिंडाल्को ने भी अपने अर्निंग्स कॉल पे क्लैरिफाई किया था कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उन पे नहीं लागू होगा, और जो आगे चल के टैक्स लागू होगा उसका एबिटा पे अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो सिर्फ 0.01% आने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोवामा का मानना ऐसा है कि सेल पे जो इम्पैक्ट है वो करीब 3,000 करोड़ का हो सकता है, जो कि करीब 7 रुपये प्रति शेयर का इम्पैक्ट है। कोल इंडिया पे करीब 5 से 6,000 करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है, जो कि करीब 10 रुपये प्रति शेयर का होता है। JSW स्टील पे करीब 4,800 करोड़ का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि 20 रुपये प्रति शेयर है। और हिंदुस्तान जिंक पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2,800 करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि करीब 6 से 7 रुपये प्रति शेयर का है। बट एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव है इस बात को लेके कि कंपनीज को 12 साल मिलेंगे ये पेमेंट करने के लिए, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कैश आउटफ्लो के लिए। स्वामित, आपका तमाम डिटेल्स के लिए। वैसे हमने तमाम मेटल स्टॉक्स पर उसके इम्पैक्ट पर पहले भी चर्चा कर ली थी, तो ये खबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरह की देनदारियां हैं बड़ी कंपनियों पे, और क्यों इसको मेटल सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। चूंकि मेटल पर हमने चर्चा कर ली है तो इसलिए दोबारा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चेन्नई पेट्रो का ज़रा स्टॉक का देखिए इस वक्त नीलेश जी, लगभग 9% की तेज़ी हमें चेन्नई पेट्रो में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देखें
तो चूंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आया था, लेकिन आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आप बीपीसीएल पे भी जरा राय दीजिए, वहां पर क्या नजरिया बन रहा है। लेकिन पहले चेन्नई पेट्रो को देख के बताइए। प्रशांत जी, देखिए चेन्नई पेट्रो में आज एक काफी बड़ा उछाल हम देख रहे हैं। लगभग 9% का उछाल है और 900 के लेवल से हमें ये रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर 1000 और 1050 तक की ओर काउंटर जा सकता है। बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए अगर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव से जानना चाहता है तो। और ऑलरेडी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 940 945 के स्टॉप लॉस से। और स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है फ्रॉम अ पुल बैक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ओवरऑल ओएमसी स्टॉक्स में भी आज हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल इनफैक्ट एक प्रीफर्ड बेट हो सकती है विद इन दी स्पेस, और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है। एक ब्रेकआउट कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे वो ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करके काउंटर एक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं 305 310 के स्टॉप लॉस से। 340 345 तक का पुल बैक हमें बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली भी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी नजर आ रही है। तो बीपीसीएल प्रेफर्ड पिक हो सकती है फिलहाल, और अहम लेवल्स भी आपको नीलेश जी ने बताया। और इसके साथ ही अगर हम चेन्नई पेट्रो की बात करें तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन मोमेंटम वाकई बेहतर नजर आते हुए। चलिए यहां पर कुछ और स्टॉक को भी अपने रडार पर लाते हैं। नीलेश जी, जरा एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक, इन दोनों पर जरा अपना क्विक नजरिया दीजिए। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए एचडीएफसी बैंक में कल हमने एक डिप देखा था, काफी बड़ा डिप था मैं कहूंगा। लगभग मोर देन 3% का डाउन टिक हमें देखने को मिला था। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है, और इस एक्यूमुलेशन का फेज जब खत्म हो जाएगा तब हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन मिलेंगे। उसके बाद काउंटर जो 1730 का जो एक गैप एरिया है वो गैप फिल करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पोर्टफोलियो के तौर पर इस पर्टिकुलर काउंटर को ऐड करके चल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग 1585 रुपए का। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है तो पुल बैक 1630 1650 तक का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म एक नीजक इम्पैक्ट हमने कल देखा था, तो कोई बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। फेडरल बैंक का अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग है। लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। काउंटर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, और अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है कि ये 210 215 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। 192 193 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल या फिर डिक्लाइन पे इस पर्टिकुलर काउंटर को ऐड करके चल सकते हैं। रणनीति फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक पर आती हुई, चलिए अब अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और यह है मुनाफे का ऑप्शन। और आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत साहब जुड़े हुए हैं। अक्षय जी नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज आपकी रणनीति ऑप्शन की दुनिया से क्या होगी? प्रशांत, तो आज के लिए स्टॉक चुना है हैवेल्स। करंट मार्केट प्राइस 1840 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो आपको 1840 का कॉल बाय करना है, जो करीबन 37-38 के आसपास चल रहा है। इसमें आप फर्स्ट टारगेट बनाइए 56, सेकंड टारगेट आपका बनेगा 67, और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 25। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल है 12,000 के करीबन प्रॉफिट, और ये स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क करीबन 6,000 का बनेगा लॉट साइज के हिसाब से। तो हैवेल्स बाय करने की रणनीति रहेगी। ठीक है, तो हेवेल्स पर आपको ऑप्शन की रणनीति, अहम लेवल, स्टॉप लॉस, इन सब का ध्यान रखिए। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ ध्यान रखना होगा आपको सेबी के स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय जी आपका। और जोखिम बहुत होता है एफएनओ ट्रेडिंग में, इसलिए सोच समझकर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर आगे बढ़ें। चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी अहम सेगमेंट और